प्रिय शिक्षार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे। तो अच्छी प्रकार से रह करके वीडियो ज़रूर देख रहे हैं निश्चित रूप से, और देख करके उससे कुछ अपने ज्ञान में, बोध में वृद्धि कर रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास। प्रिय प्रशिक्षकों, पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके पश्चात इनका जो भी ग्राफीय निरूपण है डाटा का, किस प्रकार से किया जाता है ग्रुप डाटा का, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे तरीके देख लिए थे, जिसमें हिस्टोग्राम, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, पाई चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सब पे बात हो गई थी। इसके बाद एक त्वरण, या जिसको इंग्लिश में ओगी बोलते हैं, या इसको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, इस पे भी आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कैसे इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, और इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि संचयी जो आवृत्ति है, जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आप लोगों ने संचयी आवृत्ति वक्र बनाया था, इसमें क्या करते हैं, उसको संचयी जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको प्रतिशत में बदल लेते हैं। प्रतिशत में बदलने के पश्चात उस प्रतिशत और जो आवृत्ति, संचयी आवृत्ति होती है, उसके सापेक्ष उनमें बिंदु बनाते जाते हैं, और बिंदु बनाने के बाद उनको मिला के एक रेखा खींच देते हैं। तो इसको संचयी जो आवृत्ति है, इसको परसेंटेज में क्या बनाने के लिए क्या तरीका है, जो भी उस वर्ग की संचयी आवृत्ति है उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, और जितना मान है उसमें जो n का मान है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। जब उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो उसकी प्रतिशत संचयी बारंबारता ज्ञात हो जाएगी। तो प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र इसी को कहते हैं, इसको दूसरे शब्दों में ओगिव कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है, परसेंटेज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ओगिव, या प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र या त्वरण। तो जब संचयी आवृत्तियों को प्रतिशत में निकाल लिया जाता है और प्रतिशत में परिवर्तित करके जो वक्र बनाया जाता है, उस वक्र को ही क्या कहते हैं, ओगिव कहते हैं या त्वरण कहते हैं। तो प्रतिशत संचयी आवृत्ति बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संचयी आवृत्ति है उसको प्रतिशत संचयी आवृत्ति में परिवर्तित कर लेते हैं, प्रतिशत में बदल लेते हैं, और फिर उसके बाद उस पर हम त्वरण बनाते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया क्या करते हैं। मान लीजिए संचयी आवृत्ति कितनी है, संचयी आवृत्ति 2 है ना, तो 2 में हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, और ये कितना आ गया 200, और मान लीजिए n का मान कितना है, n का मान 40 है, तो 200 में 40 का भाग कर दीजिए, इसका प्रतिशत निकल जाएगा, कितना आ गया 5। ये आपका प्रतिशत संचयी है। इसी क्या कहते हैं, प्रतिशत क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, प्रतिशत क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से हर वर्ग आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए संचयी आवृत्ति आपकी 6 में आप 100 का गुणा कर दीजिए, बराबर 600 आ गया। 600 में आप 40 का भाग कर दीजिए, अच्छा कितना आ जाएगा 1 और 25, इसी आपका 15। ये संचयी आवृत्ति कितना आ गई, 15%। इसी तरीके से आप हर वर्ग का प्रतिशत CF निकाल लेंगे, और प्रतिशत CF निकालने के पश्चात उसके सापेक्ष क्या करेंगे, जो आपका प्राप्तांक वर्ग है, प्राप्तांक वर्ग में बिंदु लगाते जाएंगे और एक रेखा खींच देंगे। इसमें एक चीज़ और है, प्रतिशत संचयी आवृत्ति को आप लिखेंगे y अक्ष पे, जैसे कि आवृत्ति को लिखते हो, इसे प्रतिशत संचयी आवृत्ति को भी आप y अक्ष पे लिखोगे, और x अक्ष पे आप प्राप्तांक को लिखोगे। इसमें भी प्राप्तांक की उच्च सीमा लिखी जाएगी, निम्न सीमा नहीं बल्कि निम्न वास्तविक सीमा नहीं बल्कि उच्च वास्तविक सीमा लिखी जाएगी।
उच्च वास्तविक सीमा का मतलब सब समझते हैं, बताया गया है। उच्च वास्तविक सीमाओं और प्रतिशत संचयी आवृत्ति के बीच में कुछ ग्राफ बनेगा और जिसे प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र या त्वरण या इंग्लिश में उसको तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक्स अक्ष पे प्राप्तांक को लिखेंगे, एक्स अक्ष पे क्या होगा, प्राप्तांक होगा या संचयी वाई अक्ष पे क्या हो जाएगा, संचयी प्रतिशत आवृत्ति, प्रतिशत संचयी आवृत्ति, प्रतिशत संचयी आवृत्ति। और इधर एक्स अक्ष पे क्या लिखेंगे आप, प्राप्तांक को लिख लेंगे। प्राप्तांक में आपको बताया गया है कि हमेशा उच्च वास्तविक सीमा ही लिखेंगे, उच्च वास्तविक सीमा ही लिखेंगे। उच्च वास्तविक सीमा सब समझते हैं, जो भी उसकी उच्च सीमा उसके पॉइंट पाए जोड़ देंगे तो उच्च वास्तविक सीमा आ जाएगी। तो इसको सबको लिखते हुए ग्राफ खींचिए। मान लीजिए कि 9.5 हो गया, फिर 9.5 हो गया, 14.5 14.5, फिर 19.5, फिर 24.5, फिर 29.5। मान लीजिए उच्च वास्तविक सीमा आ गई और इसमें आपको 20 करेगी जनता, 20, 40, 60, 80 और 70। तो क्या करेंगे फिर आप, मान लीजिए यहाँ पे है ना, फिर इसमें यहाँ पे आएगा, फिर अगला यहाँ आ जाएगा, फिर अगला यहाँ आ जाएगा, फिर अगला यहाँ आ जाएगा, फिर अगला यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए अगला यहाँ आ गया तो आप इसको सबको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, संचयी आवृत्ति वक्र या त्वरण कहेंगे। तो इसमें बस दो चीज़ है, जो भी आपकी संचयी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको आप प्रतिशत में बदल लेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या तरीका हम बताएं, जो भी आपकी जिस पर की संचयी बारंबारता जितनी है उसमें 100 से आप गुणा कर देंगे और 100 से गुणा करने के पश्चात जो भी मान आएगा उसमें n का जितना मान है n के मान से भाग दे देंगे तो संचयी प्रतिशत आवृत्ति निकल आएगी। फिर उसको आप वाई अक्ष पे लिख लेंगे, जो प्राप्तांक है प्राप्तांक की उच्च वास्तविक सीमा को आप एक्स अक्ष पे लिख लेंगे, उसके सापेक्ष बिंदु लगाते चले जाएंगे और फिर लास्ट में जब सारे बिंदु लग जाएंगे तो उसको मिलाती हुई एक रेखा, सबको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ये आपका बन जाएगा संचयी आवृत्ति, प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र या त्वरण, इंग्लिश में कहेंगे तो परसेंटेज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ROQ। तो ये करीब करीब जितने आपके सिलेबस में दिया गया था ये सारे रेखा चित्रीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा, समझा। आशा करते हैं कि आप लोग भी इसको समझ लिए होंगे। जो चीज़ें इसमें दिक्कत होंगी आप पढ़िएगा, नोट्स भी भेजा गया है, नोट्स को आप अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो भी देखेंगे। और जो भी दिक्कत आएगी, इसमें परेशानी आएगी या आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें अभी और समझने की ज़रूरत है, इस पर आपको कुछ संशय होगा, कुछ संदेह होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट डे जो ऑनलाइन क्लास होगा तो उसमें आप पूछ सकते हैं, उसमें अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो सिलेबस में है वो है एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अर्थात जो डाटा हैं प्रदत्त हैं उनके विभिन्न जो चित्रमय प्रतिनिधित्व के क्या अनुप्रयोग हैं, क्या उसके उपयोग किए जाते हैं, इस पर बात ही हम लोग करें। तो इसमें बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं, जैसे कि पीछे हमने देखा कि बहुत सारे जो वक्र बनाए गए, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हो, चाहे परसेंटेज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हो, चाहे हिस्टोग्राम हो, चाहे फ्रीक्वेंसी
पोलियोग्राम हो, आवृत्ति बहुभुज हो, ये सारे हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि यह जो आंकड़े होते हैं वो आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से वितरण की जो आवृत्तियाँ हैं या वितरण के अनुरूप आवृत्ति वक्र भी बहुत सारे होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो धनात्मक विषम वक्र हो गया, ऋणात्मक विषम वक्र हो गया, सममित वक्र हो गया। तो धनात्मक विषम वक्र क्या है? धनात्मक विषम वक्र वह है जिसमें अधिकांश आवृत्तियाँ बाईं तरफ केंद्रित होती हैं। क्या होती है इसमें? अधिकांश आवृत्तियाँ बाईं तरफ केंद्रित होती हैं। जैसे आप ग्राफ पे करोगे तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो इसमें क्या होता है? धनात्मक विषम वक्र में धनात्मक विषम वक्र में क्या होता है कि अधिकांश जो आवृत्तियाँ होती हैं वो अधिकांश आवृत्तियाँ बाईं तरफ केंद्रित होती हैं। तो बाईं तरफ केंद्रित होगी तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे बनेगा। ठीक, या इसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें अधिकांश आवृत्तियाँ होंगी इसके दाईं तरफ केंद्रित होंगी, ऐसे दाईं तरफ केंद्रित होंगी। ठीक इसके विपरीत दूसरा वक्र होता है ऋणात्मक विषम वक्र। ऋणात्मक विषम वक्र में क्या होता है? इसमें जो अधिकांश आवृत्तियाँ होती हैं वो इसमें बाएं तरफ केंद्रित, इसमें बाएं तरफ केंद्रित होंगी, इसमें कहाँ होंगी? बाएं तरफ केंद्रित होंगी। ठीक इसका विपरीत होगा। इसका ठीक विपरीत क्या होगा? ऋणात्मक विषम वक्र जिसमें आवृत्तियाँ दाएं तरफ केंद्रित होती हैं। अगर यही देख लीजिए उसका वक्र बनाए ऋणात्मक विषम वक्र का, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि जो अधिकांश आवृत्तियाँ होती हैं वो कहाँ केंद्रित है? दाईं तरफ, इधर। ज़्यादातर आवृत्तियाँ क्या होंगी? इधर होंगी। तो इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक विषम वक्र कहते हैं, ऋणात्मक विषम वक्र। ठीक, अब इन दोनों को मिला जुला रूप होता है जिसे कहते हैं हम सममित वक्र, सिमेट्रिक कर्व, जिसमें क्या होता है कि वक्र में दाएं और बाएं दोनों ओर आवृत्तियों में समानता रहती है। दाएं और बाएं दोनों ओर क्या होती है? आवृत्तियों में समानता होती है। जैसे उसका हम वक्र बनाएं कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसका अगर वक्र बनाएं उसको सममित वक्र कहते हैं, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें दाईं और बाएं दोनों तरफ क्या होती हैं? जो आवृत्तियाँ होती हैं वह उसमें समानताएं होती हैं। इससे क्या कहते हैं? कौन सी तरह से कहते हैं? सममित कर्व। क्या हुआ? सममित वक्र। ये क्या है? इसमें दाएं बाएं दोनों ओर क्या होते हैं? समान होती है। इसे क्या कहते हैं? हम सममित वक्र कहते हैं। फिर और तरीके से वक्र होते हैं, जैसे ये तो तीन हो गए धनात्मक विषम वक्र, ऋणात्मक आवृत्तियों की केंद्रता के ऊपर है, जिसमें आवृत्तियाँ बहुत सारी आवृत्तियाँ बाईं ओर केंद्रित होती हैं, उसे धनात्मक विषम वक्र कहते हैं। जिसमें दाईं ओर केंद्रित होते हैं उसे ऋणात्मक विषम वक्र कहते हैं। जिसमें दोनों ओर केंद्रित होती हैं आवृत्तियाँ, दाएं भी केंद्रित होती हैं बाएं भी केंद्रित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? सममित वक्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त जे आकारीय वक्र होते हैं। जे आकारीय वक्र होते हैं जिसको आप निर्मित करेंगे तो जे के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? जे आकार का बनेगा। और फिर कुछ आयताकारी वक्र भी होते हैं जिनको बनाने पर आयताकार जैसे संरचना बनती है। कुछ ऐसे वक्र होते हैं जो द्विबहुलांकीय होते हैं। द्विबहुलांकीय यानी जिसमें दो बहुलक बनते हैं। तो इस तरीके से वक्र भी होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो जे आकारी वक्र होते हैं उसमें प्रारंभ में आवृत्तियाँ बहुत कम होती हैं। प्रारंभ में आवृत्तियाँ क्या होती हैं? बहुत ही कम होती हैं। फिर तेजी से अधिक होती है। फिर क्या होती हैं? तेजी से अधिक होती गई हैं तथा फिर एकदम से क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। और वक्र
जैसे अगर हम बनाएं, प्रारंभ में क्या होती हैं, प्रारंभ में बहुत कम होती हैं, बीच में फिर तेज हो जाती हैं और उसके बाद एकदम से क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जैसे इसका हम बनाए क्या करें, तो ऐसे क्या करें, तो बनाए क्या कहते हैं, प्रारंभ में कम होती है, कम होती है, कम होती है, फिर एकदम तेजी से बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, फिर एकदम से कम हो जाती है। ये जो वक्र है जे आकारी, जे के आकार का बनता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्रारंभ में बहुत कम होती है, फिर अचानक से बढ़ जाती है, फिर अचानक से गिर जाती है। इसे जे आकारीय वक्र कहते हैं। कौन सा वक्र कहते हैं, जे आकारीय वक्र कहते हैं। कुछ ऐसे वक्र होते हैं जो आयताकृति में होते हैं, आयत की आकृति के होते हैं। ऐसे वक्र में क्या होता है, सभी वर्गों की आवृत्तियां क्या होती हैं, समान होती हैं। सभी वर्गों की आवृत्तियां क्या होंगी, समान, एक समान नहीं होंगी। तो जहाँ पे सभी आवृत्तियां एक समान होंगी वहाँ पे किस प्रकार का वक्र बनेगा, आयताकारी वक्र बनेगा। कैसा वक्र बनेगा, आयताकारी, जहाँ पे सभी वर्गों की आवृत्तियां क्या होंगी, समान होंगी। सभी वक्रों की आवृत्तियों में समानता पाई जाएगी। उस वक्र को हम क्या कहेंगे, आयताकारी वक्र। कैसे बनेगा, आयत सब आप पढ़े होंगे, आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने भुजा बराबर होती है। ये वक्र कुछ ऐसे आयत आकार, इसे हम क्या कहेंगे, आयताकारी वक्र। क्या कहेंगे, आयताकारी वक्र, इसे कहेंगे आयताकारी वक्र, आयताकारी वक्र से। ठीक, तो ये आयताकारी वक्र। फिर कुछ ऐसे वक्र होते हैं जिन्हें हम द्विबाहुलांकीय वक्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, द्विबाहुलांकीय वक्र कहते हैं। ऐसे वक्र में क्या होता है कि वक्र में दो प्राप्तांकों पर आवृत्तियां घनीभूत होती हैं। किन्हीं दो प्राप्तांक ऐसे होते हैं जिन पे आवृत्तियां क्या होती हैं, काफ़ी घनी होती हैं, उस पर केंद्रित होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द्विबाहुलांकीय वक्र। जैसे हम वक्र इस तरह से बनाएं, कैसे होगा, यहाँ पे दो केंद्रों पर क्या होती हैं, आवृत्तियां घनीभूत होती हैं। जैसे अगर हम बनाएं तो ऐसे हो, ऐसे दो बहुलक बनेंगे, ऐसे ऐसे। तीन वक्र कैसा हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, द्विबाहुलांकीय वक्र। द्विबाहुलांकीय वक्र जिसमें किसी दो बिंदुओं पर आवृत्तियां घनीभूत होंगी। दो बिंदुओं पर आवृत्तियां क्या होंगी, ज़्यादा घनीभूत होंगी, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, द्विबाहुलांकीय वक्र कहा है। इसके आगे कुछ ऐसे वक्र होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे अल्प वक्रीय वक्र, महावक्रीय वक्र, सामान्य वक्रीय वक्र। अल्प वक्रीय माने ऐसे वक्र जिनमें आवृत्तियां क्या होती हैं, बीच में क्या होता है, वह चपटा होता है। ऐसे वक्र हो जो बीच में चपटे होते हैं, है ना। और जबकि वक्र बीच में कुछ नुकीला होता है तो उसे क्या कहते हैं, महावक्रीय वक्र कहते हैं। तथा जो न बहुत अधिक चपटा हो न बहुत अधिक नुकीला हो तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य वक्र कहते हैं। तो वास्तव में विभिन्न वक्रों की उनकी आवृत्तियों के किसी एक भाग में केंद्रित होने और उनके चपटे होने या नुकीले होने तथा एक से अधिक उनमें बहुलक बनने में आवृत्तियां अपना योगदान देती हैं। तो अल्प वक्रीय वक्र कैसे होंगे, बीच में क्या होगा, चपटा होगा। कैसा होगा, जैसे बनाए तो होगा बीच में ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, चपटा होगा। जो महावक्रीय होगा वो कैसे होगा, वो होगा ऐसे एकदम अचानक से हो जाएगा ऐसे। और जो सामान्य होगा, सामान्य वाला कैसे होगा, सामान्य जो होगा वो कुछ ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, इसे सामान्य वक्र कहेंगे। तो इस तरीके से भी तीन प्रकार के होते हैं, अल्पवक्रीय, महावक्रीय, अल्पवक्रीय जिनमें थोड़ा चपटा होता है, महावक्रीय जिनमें ढीला हो जाता है, सामान्य वक्रीय जिनमें आवृत्तियां की समानता होती है ना, न बहुत अधिक होती हैं न बहुत कम होती हैं। इस तरीके से तीन प्रकार के वक्र और हो गए। फिर उसके बाद अगर हम देखें, तीन बहुलों को बहुलांक के आधार पर रखने के आधार पर अनेक प्रकारों में बांटा जा सकता है और वक्रों की इन विशेषताओं को क्रमशः हम क्या कह सकते हैं, विषमता, वक्रता और बहुलकता कहते हैं। विषमता, वक्रता और बहुलकता कहते हैं। विषमता
पहला क्या है बहुलांकता, जिसे मॉडलिटी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे मॉडलिटी, बहुलांकता को। बहुलांकता से अभिप्राय है कि एक से अधिक प्राप्तांकों पर आवृत्तियों की बहुलता से। बहुलांकता से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि प्राप्तांकों पर एक या अधिक प्राप्तांकों पर आवृत्तियों की बहुलता से है। एक पे होगा तो एकल बहुलांकी होंगे, दो पे होगा द्विबहुलांकी होंगे, बहुत सारे होगा तो बहुबहुलांकी वक्र होंगे। तो एक या अधिक प्राप्तांकों पर आवृत्तियों की बहुलता से ही बहुलांकता का आशय है। जिस वक्र में केवल एक ही शीर्ष होंगे उसे एकल बहुलांकी वक्र कहेंगे। जिस वक्र में दो शीर्ष होंगे उसे द्विबहुलांकी वक्र कहेंगे। जिसमें इसी प्रकार दो से अधिक होंगे उन्हें बहुबहुलांकी वक्र कहेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एकल बहुलांकी वक्र कौन होंगे? जिसमें एक ही होगा उसे एकल बहुलांकी वक्र, जिसमें दो होगा, जिसमें बहुत सारे होंगे उसे बहुबहुलांकीय वक्र कहेंगे। जैसे एक बहुलांकी वक्र क्या है आप देखिए, इसमें एक ही होगा उसे एकल बहुलांकी वक्र कहेंगे। जिसमें दो होगा उसे द्विबहुलांकी वक्र कहेंगे। उसे क्या कहेंगे द्विबहुलांकी वक्र। जिसमें दो से अधिक होंगे बहुत सारे होंगे उसे क्या कहेंगे बहुबहुलांकी वक्र। उसे क्या कहेंगे बहुबहुलांकी वक्र कहेंगे। इस तरीके से आवृत्तियों की बहुलता के कारण इसमें बहुत सारे होते हैं, एकल बहुलांकी वक्र, द्विबहुलांकी वक्र और बहुबहुलांकी वक्र। फिर दूसरा है वक्रता, कर्टोसिस। दूसरा क्या है वक्रता, जिसको इंग्लिश में कर्टोसिस कहते हैं। कर्टोसिस का मतलब क्या है? वक्रता को अगर हम देखें तो कुकुदता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकुदता। वक्रता से अभिप्राय है वक्र के चपटेपन से। वक्रता से क्या अभिप्राय है? वक्र के चपटेपन से है या उसके नुकीलेपन से है। जैसे अभी अल्पवक्रीय वक्र, महावक्रीय वक्र और सममित वक्र हमने समआकारीय वक्र बताए। तो जो चपटा होगा उसे उस आकार जो नुकीला होगा, है ना, और कुछ होंगे जो न तो चपटा होगा अधिक ना नुकीला होगा बल्कि सामान्य होगा। तो इस तरीके से चपटेपन या नुकीलेपन से ही वक्रता या कुकुदता से आशय है, उसके चपटेपन से या नुकीलेपन से। जब प्राप्तांकों का प्रसार अधिक होता है, क्या होता है? जब प्राप्तांकों का प्रसार अधिक होता है तथा प्राप्तांक बीच के वर्गों पर देखें तो अधिक केंद्रित होते हैं, बीच के वर्गों पर अधिक केंद्रित होते हैं, केंद्रित न होकर के लगभग समान रूप से समस्त वर्गों में फैले रहते हैं। बीच में केंद्रित ना हो करके बल्कि समान रूप से सभी वर्गों में केंद्रित होते हैं, तो केंद्रित रहते हैं, तब वक्र कैसा बनेगा? चपटा बनेगा। तब वक्र कैसा बनेगा? चपटा बनेगा। और जब प्राप्तांकों का प्रसार कम होता है और सारे प्राप्तांक बीच के ही कुछ वर्गों में अधिक केंद्रित रहते हैं, बीच के कुछ वर्गों में अधिक केंद्रित रहते हैं, तब जो वक्र बनेगा उसे क्या कहेंगे? नुकीला वक्र। कैसा वक्र बनेगा? वह नुकीला वक्र होगा या पॉइंट टॉप्ड होता है। और बहुत अधिक चपटे वक्र को हम क्या कहते हैं? अल्पवक्रीय वक्र कहते हैं, पीछे बताया गया है। और मध्य जो उससे थोड़ा सा आगे होगा उसे मध्य स्तर का, और जो अधिक चपटे वक्र को सामान्य वक्र भी कहते हैं, तथा बहुत अधिक नुकीले वक्र को हम क्या कहेंगे? महावक्रीय वक्र कहेंगे। तो जो दोनों सिरों की अपेक्षा क्या होती है? मध्य में उसकी आवृत्तियाँ अधिक केंद्रित होती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? महावक्रीय वक्र। और किसी वक्र की वक्रता को उसके गुणांक से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? गुणांश से व्यक्त करते हैं। तथा इसे अगर हम देखें तो KU किस संकेताक्षर से जानते हैं? KU कर्टोसिस, KU से जानते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका हम सूत्र देखें, इसका सूत्र भी इसके निकालने का, तो सूत्र की सहायता से इसको ज्ञात भी किया जा सकता है। जैसे क्या है इसका सूत्र? हमने नोट्स में भी लिखा है, हम लिखते हैं।
के यू इक्वल टू क्यू, ऊपर क्या होगा कैपिटल क्यू, क्यू अपॉन पी 90 माइनस पी 10। ये कर्टोसिस का सूत्र है जिसकी सहायता से इसका ज्ञान ज्ञात कर सकते हैं। के यू का मान 0.263, इसका मान क्या होता है 0.263, इसका मान होता है 0.263 से कम होता है, इससे क्या होता है कम होता है। के यू का मान 0.263 से क्या होता है कम होता है, तो वक्र को अल्पवक्रीय, अगर इससे मान कम होता है तो उसे क्या कहते हैं हम अल्पवक्रीय वक्र कहेंगे। कैसा वक्र कहेंगे अल्पवक्रीय वक्र। तथा जब के यू का मान 0.263 से अधिक होगा तो उसे हम कैसा वक्र कहेंगे महावक्रीय वक्र कहेंगे। और जब के यू का मान 0.263 के बराबर ही होता है तो वक्र को हम सामान्य वक्र कहते हैं। ऐसा वक्र कहेंगे सामान्य वक्र कहेंगे। तो के यू की हम गणना कर लेते हैं इस सूत्र से, और इस सूत्र से अगर हम देखते हैं कि के यू का मान 0.263 से कम आता है तो वक्र कैसा होगा अल्पवक्रीय होगा। अगर 0.263 से अधिक हो रहा है तो उसे महावक्रीय कहेंगे। अगर मान के यू का मान 0.263 के बराबर आता है तो उसे हम सामान्य वक्र कहेंगे। तो इस तरीके से इसको चित्र पहले ही बनाया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा तीनों का। अल्पवक्रीय वक्र तो बनेगा कैसा होगा थोड़ा सा चपटा होगा, ऐसे होगा। महावक्रीय क्या होगा वो नुकीला होगा, ऐसे होगा। और जो सामान्य वक्र होगा वो कैसा होगा ना अधिक नुकीला होगा ना अधिक चपटा होगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये सामान्य हो गया, ये सामान्य और ये नुकीला जैसे महावक्रीय भी कहते हैं और ये चपटा हो गया, इसे अल्प महा होता है अल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा महावक्रीय हो जाएगा। इस तरीके से वक्रता के आधार पर वक्र 3 प्रकार के होते हैं, जिनको कर्टोसिस का मान निकाल करके वक्रता का मान निकाल करके सूत्र बता दिया है कि वो P90 माइनस P10, और इस तरीके के मान निकाल करके और कर्टोसिस का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर मान 0.263 से कम है तो अल्पवक्रीय, उससे अधिक है तो महावक्रीय, उसके बराबर है तो सामान्य वक्रीय बनेंगे। फिर उसके बाद है विषमता। विषमता इसको इंग्लिश में स्क्यूनेस कहते हैं। स्क्यूनेस एस को 60 में एस के से हम निर्देशित करते हैं, संकेतित करते हैं। तो विषमता क्या तात्पर्य है? विषमता का तात्पर्य है वक्र के मध्य बिंदु, वक्र के मध्य बिंदु के दोनों ओर, वक्र के मध्य बिंदु के दोनों ओर आवृत्तियों के वितरण से, वक्र के मध्य बिंदु के दोनों ओर यानी बाएं और दाएं दोनों ओर आवृत्तियों के वितरण को ही क्या कहते हैं विषमता कहते हैं। यदि आवृत्तियां वक्र के मध्य बिंदु के दोनों तरफ समान रूप से वितरित होती हैं, मध्य बिंदु के दोनों ओर अगर आवृत्तियां एक समान रूप से वितरित हो रही हैं तो वक्र को कैसा वक्र कहेंगे? सममित वक्र कहेंगे, सिमेट्रिक कर्व कहेंगे। कैसा वक्र कहेंगे? सिमेट्रिक वक्र कहेंगे। अगर आवृत्तियां क्या होंगी? दाईं तरफ अधिक होंगी। इसके विपरीत जब वक्र के मध्य बिंदु के दाईं तरफ तथा बाईं तरफ की आवृत्तियों में भिन्नता होगी, किसी तरफ कम होंगी, किसी तरफ ज़्यादा होंगी, अधिक होंगी, तब वक्र को कहेंगे असममित वक्र कहेंगे। कैसा वक्र कहेंगे? असममित वक्र कहेंगे। ऐसे विषम वक्र भी कहा जाता है। विषम वक्र का झुकाव या तो दाईं ओर होगा या बाईं ओर होगा, दोनों में से किसी ओर होगा तो हम उसको ऐसा वक्र कहेंगे विषम वक्र कहेंगे। सममित वक्र को लंब रेखा द्वारा ऐसे दो भागों में बांटा जा सकता है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जबकि विषम वक्र को इस प्रकार से
दो भागों में विभक्त करना संभव नहीं होता है। इस तरीके से उनको दो भागों में विभक्त करना संभव नहीं होता है। जैसा कि अभी हम देख लें, धनात्मक विषम वक्र किधर होता है? बाईं ओर, जिसमें आवृत्तियाँ अधिक केंद्रित होती हैं उसे धनात्मक विषम वक्र कहते हैं। जिसमें ऋणात्मक विषम वक्र कहें, जिसमें दाईं तरफ अधिक केंद्रित होती हैं आवृत्तियाँ, उसे ऋणात्मक विषम वक्र कहेंगे। और जिसमें मध्य बिंदु की दोनों ओर आवृत्तियाँ समान रूप से वितरित होती हैं, ऐसे वक्र को क्या कहा जाता है? सममित वक्र कहते हैं। ऐसे वक्र को क्या कहते हैं? सममित वक्र कहते हैं, सिमेट्रिक कर्व कहते हैं, जिसमें आवृत्तियाँ दोनों तरफ समान रूप से वितरित होती हैं। सममित वक्र के मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलक का मान समान होता है। तीनों का मान क्या होता है? समान होता है। जबकि विषम वक्र में इन तीनों का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। मध्यांक तथा मध्यमान में अंतर जितना अधिक होगा, मध्यांक और मध्यमान में अंतर जितना अधिक होगा, वक्र उतना ही अधिक विषम माना जाएगा, उतना ही अधिक वह विषम होगा। जब आवृत्तियाँ बाईं ओर अधिक केंद्रित होती हैं तो प्राप्तांक का पुंज जबकि बाईं ओर जमा होता है तो मध्यमान का मान मध्यांक से अधिक होता है, मध्यमान का मान मध्यांक से अधिक होता है, तथा इसे क्या कहते हैं? हम धनात्मक विषम वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्क्यूनेस कर्व कहते हैं। और ऐसे वक्र को धनात्मक विषम वक्र, पॉजिटिव स्क्यूनेस कर्व कहा जाता है। इसके विपरीत जब आवृत्तियाँ दाईं ओर अधिक केंद्रित होती है ना, दाईं ओर राइट साइड में अधिक केंद्रित होती हैं तो क्या होता है? प्राप्तांकों का पुंज या जमाव, जो प्राप्तांकों का पुंज या जमाव होता है वह दाईं ओर होता है, और तब मध्यमान का मान मध्यांक से कम होता है। मध्यमान का मान किससे कम होता है? मध्यांक से कम होता है, तथा इसे क्या कहते हैं? हम ऋणात्मक विषमता या ऋणात्मक विषम वक्र कहते हैं, निगेटिव स्क्यूनेस कर्व कहते हैं। और ऐसे वक्र को ऋणात्मक विषम वक्र कहा जाता है। किसी वक्र की विषमता का ज्ञान किससे होता है? विषमता गुणांक से होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से होता है। और किसी भी वक्र की विषमता ज्ञात करने के लिए, किसी भी वक्र की विषमता को ज्ञात करने के लिए उसके विभिन्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसमें टोटोसिस में कोई एक ही सूत्र था, ऐसे इसमें बहुत सारे सूत्र हैं जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से विषमता गुणांक को ज्ञात किया जा सकता है, विषमता को ज्ञात किया जा सकता है। कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसको हम देख सकते हैं, जैसे इसको यस के से डिनोट करते हैं, यस के, इसे उसको के में, इसे इसमें यस के। फिर एम माइनस एम डी अपान सिग्मा। एक चित्र ये हो गया। दूसरा हो गया यस के इक्वल टू, दूसरा हो गया यस के इक्वल टू P90 प्लस P10 अपान 2 माइनस P50। एक और सूत्र है इसका, यस के इक्वल टू क्या है? Q3 प्लस Qn, Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1 माइनस 2md माइनस 2md अपान Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1।
तो इसके कुर्टोसिस को ज्ञात करने के बहुत सारे सूत्र हैं। इन आंकड़ों को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करने के संबंध में हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं कि कैसे है। सममित वक्र है, धनात्मक विषम वक्र है, यह धनात्मक ऋणात्मक वक्र है, इसके नाम से ज्ञान कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे जो वक्र हैं उसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, कैसे उसको किस ढंग से दिखाया जा सकता है। तो ये जो बहुत सारे वक्र बन रहे हैं, इस वक्र में कोई अगर हम कहें कि रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करने के संबंध में एक बात यह स्पष्ट कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि किन्हीं दिए गए आंकड़ों, कोई भी आंकड़ा दिया गया है तो उन आंकड़ों का कोई एक निश्चित रेखा चित्र नहीं हो सकता है। जो भी आंकड़े दिए होंगे कोई एक निश्चित रेखा चित्र इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको हम अपने आधार पर उसके लिए पैमाना मानेंगे, तो उस पैमाने के आधार पर रेखा चित्र में एक रूपता हो ही नहीं सकती। जो जिस प्रकार से पैमाना मानेगा उसका रेखा चित्र उस प्रकार से बनेगा। इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि जो रेखा चित्र बन रहे हैं उसमें एक रूपता ही होगी, तो एक रूपता नहीं होती। रेखा चित्रों की आकृति अगर हम देखें तो काफ़ी सीमा तक उसमें लिए गए वर्ग अंतराल किस पर निर्भर करता है, क्लास इंटरवल पर निर्भर करता है। रेखा चित्र बनाते समय जो पैमाने माने गए हैं उस पर निर्भर करता है तथा रेखा चित्र के प्रकार पर भी निर्भर करता है। और रेखा चित्र में दिए गए पैमाने परिवर्तित करके अथवा वर्गीकृत समंकों के जो आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं, उनके वर्ग अंतराल को घटाने या बढ़ाने, उनको घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो भी रेखा चित्र की आकृति में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन हो सकता है। बड़े प्रतिदर्श हों, अगर जो प्रतिदर्श जहाँ पे बड़े हैं तो वहाँ पे प्रतिदर्श संकलित किए गए आंकड़ों से जो रेखा चित्र होगा वह प्रायः अधिक अच्छा होगा, अधिक सुडौल होगा देखने में। जबकि जो आंकड़े छोटे होंगे तो छोटे आंकड़े होंगे तो उससे प्राप्त आंकड़े जो होंगे उससे जो रेखा चित्र बनेगा उसमें सुडौलता का अगर देखें तो आकर्षकता का अभाव देखा जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि रेखा चित्रों की सहायता से निष्कर्ष निकालते समय काफ़ी सजग रहना चाहिए, काफ़ी होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एक रूपता नहीं होती है, एक रूपता नहीं पाई जाती है। तो आज ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होंगी जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उसका एक एक पॉइंट करके हमने वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब हम लोग अगला जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें यूनिट 6 जो होगी उस पर बात करेंगे हम लोग। यूनिट 6 क्या है, जैसा कि मैं सिलेबस में देख पा रहा हूँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन और मोड, मीन, मीडियन एंड मोड दिया गया है। तो इस पर चर्चा आगे की वीडियो में होगी, जिस पे हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से मध्यमान, माध्यिका और बहुलक क्या है, इसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है। इसके कुछ लॉन्ग मेथड भी हैं, शॉर्ट मेथड भी हैं। दोनों मेथड से किस प्रकार से इनका मान निकाला जाता है, कौन सी मेथड ज़्यादा आसान होता है, कौन सा मेथड थोड़ा सा टफ होता है, क्रिटिकल होता है। तो ये सारी बातें हम लोग आगे की वीडियो क्लास में, नोट्स में देखेंगे, समझेंगे और उस पर हम लोग क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो आज चूँकि अब अपनी यूनिट यहीं पे ख़त्म हो रही है, तो अब नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए और जो भी टॉपिक दिए जा रहे हैं उस पर आप अपना लर्निंग बनाए रखिए। और जो भी इसमें दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन आती है, संदेह होता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा स्पष्ट लगती हैं, गलत लगती हैं, सही लगती हैं, जो भी बातें हैं
वो सारी चीज़ें आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, शेयर के माध्यम से कह सकते हैं, और उसको आप क्लास में भी कह सकते हैं। तो हम लोग यहीं पर ही अपनी बात को समाप्त रखते हैं और आप लोगों से कहेंगे कि वीडियो को निश्चित रूप से देखिए, अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो बनाई जाएगी, जो भी चीज़ें दिया जाएगा, वो सब आप तक पहुंच जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। सुनने से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, याद हो जाती हैं पढ़ने के अपेक्षा। तो हम यही सोचते हैं कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे, इन सारी बातों पर, और ये बातें आप उसको पालन भी करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशिक्षकों, आप लोगों ने इतनी देर तक देखा सुना। हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ, नए यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।